लेकिन एक आखिरी सवाल लेकर के आपके पास आना चाहूँगा, वो ये कि अब यहाँ से अगर आपसे पूछूं, चूँकि मेक इन इंडिया के एक तरह से कहें करता धरता में से आप एक रहे हैं, कि यहाँ से मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, कई चीजों में देखिए, भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 2000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को अट्रैक्ट किया अपने देश में। तो यहाँ टैलेंट है, यहाँ स्किल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हमें जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो अब R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत ने 1 लाख करोड़ की जो स्कीम अनाउंस की है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। दूसरी चीज जो आवश्यक है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देना है, क्योंकि उससे उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बढ़ता है। और तीसरी चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हमारे को एक्सपोर्ट फोकस करना भारत को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट की ग्रोथ होती है तो भारत के ग्रोथ की एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शरद कुमार सराफ साहब के पास, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, दरअसल आपका अनुभव जो है वो कई देशों का है, खास तौर से जब मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो चीन एक दिमाग में आता है, कॉम्पिटिटर के तौर पे, एक आदर्श देश के तौर पे, कि वहाँ पे किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। आपका अनुभव क्या कहता है कि मेक इन इंडिया किस तरीके से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में कामयाब हो पाया है? देखिए, हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया जो है वो काफी कामयाब हुआ है, लेकिन मैं, जबकि आपने चीन का नाम दिया है, तो मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं। हम भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत हाईटेक प्रोडक्ट है, हालांकि है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, लेकिन हमें डर था कि कहीं चीन हमारे से आगे ना निकल जाए, हमको पीछे छोड़ दे या हमारे से सस्ते में बेचना चालू कर दे। तो हमने 2008 में एक फैक्ट्री चीन में लगाई, यही प्रोडक्ट बनाने की जो हम यहाँ इंडिया में बनाते हैं। और हमारा अनुभव ये रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कमती है और वहां पर कुछ माल सस्ता बनता है। हम वहां पर बना के वहीं पे बेचते हैं और वहीं पर कमाते हैं, चीन में ही। ये एक यूनिक एग्जाम्पल है और ये रेप्लिकेट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई हमारे मैन्युफैक्चरर्स को वहां जाके करना चाहिए, लेकिन मैं ये जो एक परसेप्शन हो गया है कि चीन में सब चीज बहुत सस्ती बनती है, बांग्लादेश में सस्ती बनती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं, जो कि हमको कॉस्ट रिडक्शन में काम करते हैं। अभी आपने जो कहा कि मेक इन इंडिया में अगला जो कदम है, एक अहम कदम तो उठा लिया, आज एयरक्राफ्ट बनाने का भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। अगला जो कदम है वो ये है कि हमको ग्रास रूट लेवल पे जाने की आवश्यकता है। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, एक एक्सपोर्ट हब होना चाहिए, और वो तभी होगा खाली एक मेक इन इंडिया को अगले लेवल पे कैसे ले जाया जाए, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे शो में। अभी हम लोग शो के 2-3 हिस्से में बांट लेते हैं। अभी मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल है उस पर आते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन आपने एक अच्छी बात शुरू में ही कह दी कि आपकी फैक्ट्री चीन में भी है, भारत में भी है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि चीन में जब आपने फैक्ट्री लगाई कितने समय में लग गया, और जब वही फैक्ट्री आप इंडिया में लगा रहे हैं तो कितने समय में लग गया, जो दोनों जगह आपके प्लांट है? ये आपका प्रश्न जो है वो काफी पेचीदा है मेरे लिए जवाब देना। वहां पर हमने 6 महीने में प्रोडक्शन चालू कर दिया, जमीन लेकर, बिल्डिंग बनाकर, मशीनें लगाकर 6 महीने में प्रोडक्शन चालू हो गया, जो यहां पर कम से कम 2 साल लगता। और उसके कारण जो है वो हम तो भोगी, हमको तो मालूम है। उसके कारण ये है कि यहाँ पर परमिशंस जो लेनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जगह से, उसमें बहुत टाइम लगता है। वहां हमें 1 दिन के अंदर जमीन मिल गई इंडस्ट्रियल एस्टेट से। यहाँ पर अगर हम MIDC में जाते हैं तो कम से कम भी 1-1.5 साल भी लग सकता है, और इतने चक्कर काटने पड़ते हैं MIDC में जमीन लेने के लिए। तो जब तक आप ये सहूलियत नहीं करेंगे, बाकी सब काम तो हम कर लेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, वो काफी सस्ता, काफी कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। मेरा करीब करीब 80-90% एक्सपोर्ट होता है, तो वो कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए एक्सपोर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टार्ट कैसे करें, पहले तो स्टार्ट करने का जो इशू है
उसमें सहूलियत गवर्नमेंट को देनी जरूरी है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, डाउन द लाइन अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही उदाहरण दे दिलचस्प रहा बात था कि आपने हर कही जिले है के इस अंदर पे। जो जिलाधिकारी है, बताएं। हाँ बोलिए। बोले बोले आप अपनी बात जो पूरी करें। जिलाधिकारी जो होता है हर जिले में, उसकी जवाबदारी बनती है कि अपने जिले के अंदर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाए। बिल्कुल। विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंडस्ट्री चलाते हैं और काफ़ी दिनों से मेक इन इंडिया पे लिखते पढ़ते भी रहे हैं। विनोद शर्मा जी, आपने सुना शराफ साहब का अनुभव, यही सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊँ तो मेक इन इंडिया, तो ये कहने में मुझे नहीं लगता है कोई विवाद है कि मेक इन इंडिया सफल रहा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार रहा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अब मेक इन इंडिया के बारे में जितनी बातें होनी थी वो हो गई, कि हमें और आगे मेक इन इंडिया को कहाँ लेके जाना है? लक्ष्मण जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बिलोंग करता हूँ और अगर मैं विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा आया पिछले 10 सालों में। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें हर बार याद दिलाते हैं कि हम मोबाइल फोन जिसके बहुत बड़े इंपोर्टर थे, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे भी और बहुत करेंगे। तो इसको लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कहें तो इसको हम कहेंगे अब हम एक 4x400 मीटर रिले रेस की बात मैं करना चाहूंगा, जिसमें से जो पहला सत्र था, जो पहले 400 मीटर था, जो इसको मैं कहूंगा ये असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हमने एक बहुत अच्छा काम किया। सरकार ने 2 तरीके से बहुत बड़ी मदद की। एक तो पहले विश्वास दिलाया सभी को कि मेक इन इंडिया पॉसिबल है और हम एक ग्लोबल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और उसके विश्वास के साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो 20% की कस्टम ड्यूटी उसको लगाई गई, जो कि पहले 0% होती थी। और दूसरी तरफ से हमें एक पीएलआई दिया गया जो कि 4, 5 और 6% 4 सालों में था। तो एवरेज मान ले तो 5% हमारे टर्नओवर का एक तरह से सरकार ने उसको एक एज एन इंसेंटिव दिया। और ये 2 काम होने से, एक कैरेट और एक स्टिक को अगर मैं मानूं, तो ये हमारा एक तरह से जो पहला सत्र था 400 मीटर का, ये काफी सक्सेसफुल हुआ। और हम असेंबली में न केवल मोबाइल फोन्स में, अब आप देखेंगे आईटी हार्डवेयर में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी, एयर कंडीशनिंग में, एलईडीज में भी हमने काफी सफलता हासिल की। लेकिन इतना ही जरूरी है अब इसके बाकी 3 जो सत्र हैं। दूसरा जो है वो है कि इसकी डीप डाउन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग क्या हम यहाँ पर कर पाएंगे, या जैसे हमने देखा है जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन चीन से हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है और उस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा सेक्टर, जिसमें हम मशीनरी, कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स वहां से लेकर आ रहे हैं। तो क्या हम कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे? इस पे अगेन खुशी की बात यह है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो कि अब हमारे सामने आ रही है और कई कंपनीज ने ऑलरेडी अपने ये घोषणा कर दी है और कई प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं। तो जो डिफिकल्ट पार्ट था सेमीकंडक्टर वो हो गया है, लेकिन जो इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है उसको अभी होना बाकी है, जैसे कि पीसीबीज या हमारे पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। और इससे भी हमारी मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल में बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक और स्कीम आएगी। तीसरा जो इसका 400 मीटर्स होगा वो है डिजाइन इन इंडिया। क्या हम इसके जो चिप्स हैं, एसिक्स हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन है, आज हम पूरी दुनिया के लिए डिजाइन करते हैं। अमिताभ कांत साहब ने बहुत अच्छे से याद दिलाया हमें, 220 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स है, कैपेबिलिटी सेंटर्स है हमारे पास। लेकिन कैसे इनको हम मोड़कर हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए या हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर पाए। और फोर्थ ये होगा जब हिंदुस्तानी कंपनीज और हमारा ब्रांड, उसका जो दबदबा है वो पूरी दुनिया में हो जाए। आज जापान अपने सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा, होंडा से जाना जाता है, कोरिया अपने सैमसंग, एलजी से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जिनका नाम वहां पर हो? जब तक ये चारों, बिल्कुल हम लोग बनाते तो हैं, लेकिन दूसरे ब्रांड के लिए बनाते हैं, अपना ब्रांड उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाते हैं। ब्रांड प्रमोशन पे हमें ध्यान देना होगा और ब्रांड का एक भरोसा जो लोगों के बीच में वो कायम है, वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जन्मेजय सिन्हा साहब, आपने सुना इंडस्ट्री प्लेयर को, सुना आपने जो 2 लोग थे, दोनों ने एक्सपीरियंस किया है मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया के करता धरता अमिताभ कांत जी को सुना। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या हम माने कि मेक इन इंडिया ने भले ही अभी आधा सफर ही तय किया हो, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर के बीच में ये भरोसा पैदा हो गया है कि नहीं, भारत में हम निवेश कर सकते हैं, भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है, ग्लोबल लीडर बन सकता है, और ये भरोसा ना सिर्फ भारतीयों में बल्कि विदेशी निवेशकों में भी आ गया, ये कहना सही होगा? देखिए, एक तो बहुत ही बढ़िया जो स्थिति भारत की आई है इस समय कि जियोपॉलिटिकली भारत एक अकेला देश है
जो यूएस, रशिया, ईरान, इजराइल, यूरोपियन यूनियन सबके साथ निवेश कर सकता है। ये बहुत ही, मैंने, आप सोचिए कि आज के जमाने में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है, तो ये I2U2 में भी है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति भारत ने पैदा किया है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का बहुत भारी हाथ रहा है कि सऊदी, यूएई सबके साथ हम लोग के जो रिलेशंस हैं बेहतर हो गए। तो इससे ये वर्ल्ड जब इतना आत्मनिर्भरता में सब लोग जा रहे हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक देश ऐसा रहे कि लोग उसके साथ निवेश करने के लिए तैयार हैं। और वो भारत की जो स्थिति इस मामले में बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात है कि शुरू में हम लोग के पास जो कंस्ट्रेंट्स रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, पावर, लेबर फॉर स्केल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब तो पुराने मुद्दे हैं जो काफी हद तक, जो सराज साहब बोल रहे थे कि 6 महीने में चाइना में शुरू किए, यहाँ 2 साल लगता है। हम भी जब चाइना में थे तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन आए थे हमसे मिलने, तो बोले कि उनको 42 स्टोरी बिल्डिंग बनाने में वो 13 महीना लगा रहे थे। तो बोले बहुत टाइम लग रहा है, इसको तो 9 महीने में बनना चाहिए। तो हम अपने एक दोस्त को यहाँ पर जो बिल्डर है उनको फोन किए, तो हम बोले आपको कितना टाइम लगता है? बोला 4 साल। तो उसमें फिर बोला कि 2 साल तो लग जाता है परमिशन लेने में। तो ये सब तो इश्यूज हैं, मगर मैं आपको 3 चीज बोलूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। एक, अब भारत मेक इन इंडिया को थोड़ा पीछे छोड़ करके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस दे रहा है, और वर्ल्ड जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोग के पास स्किलिंग की ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, मगर तब भी स्टेम ग्रेजुएट जो इंडिया में है उसके कहीं आप 1/4 भी ले लीजिए कि अच्छे हो, तब भी इंडिया सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट बना रहा है वर्ल्ड में, आप चाइना के बाद। तीसरी बात यह है कि हम लोग की जो आबादी है उसका 29 इयर्स का एवरेज एज है। चाइना का 39 हो गया है, जर्मनी का 45, जापान का 49। तो द वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्डर। तो इसमें जो यूथ जो इंडिया का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सर्विसेज हम लोग तो ऑलरेडी थे उसमें, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस का कंपोनेंट बहुत भारी रहता है। तो ये जो लक्षण है ये सब अच्छे हैं, मगर अच्छे लक्षण से काम नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। और वो जो रास्ता है उस पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, मगर जर्नी अभी ये जो आगे हमारी खासियत आपने बताई वो वाकई ये जो हमारी खासियत है दूसरे देशों के मुकाबले, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकें आगे के सफ़र के लिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा। नागेश कुमार साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि मेक इन इंडिया को लेके जो लोगों ने अनुभव बताया, अपनी अपनी बातें रखी, तो शायद आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया जब लॉन्च किया गया था तो कहा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 16% से बढ़ा करके 25% तक कर दी जाएगी, जो अभी मुश्किल से इतने साल बाद भी 18% के आसपास रहा। आपने सुना चीन में फैक्ट्री लगाने और भारत में फैक्ट्री लगाने का अनुभव, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कारोबार करने का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें सुधार नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग ही खुद कहती है कि 142वां रैंक से जो 2014 में था उससे बढ़ करके हम लोग अब 63 रैंक पर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ किया जाना है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज अब यहाँ से मेक इन इंडिया के लिए क्या रहने वाला है? मेरी समझ में जो सारी चीजें पैनलिस्ट ने कही वो सारे रिलेवेंट इश्यूज रेज किए हैं उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्लो स्टार्ट हुआ शुरू में। जैसे अमिताभ कांत जी ने बताया कि बहुत सारे कंप्लायंसेस थी और उनको खत्म करने के लिए बहुत सारा लीगल प्रोसेस और पार्लियामेंट्री प्रोसेस करना पड़ा, वो सब हो गया है।
तो अब मुझे लगता है कि हम एक टेक ऑफ की स्टेज में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आज जो खबर आई कि बड़ौदा में नया प्लांट लगा और इससे एक प्लेन तैयार होगा, ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। मुझे लगता है कि भारत को अब एक ऐसे ही कई सारे बड़े पायनियरिंग और एंकर प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। सेमीकंडक्टर में आए हैं और जो सोलर पीवी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, 2026 में हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो डिफेंस का एक प्लेन C-295 बनना शुरू हुआ है, उसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए कि हम सिविलियन एयरक्राफ्ट, जिनकी भारत में बहुत बड़ी संख्या में जरूरत है, 1200 प्लेन हमारे कंपनीज ने ऑर्डर पे किए हैं, जो 2 साल का मतलब किसी एयरबस का प्रोडक्शन के बराबर। तो क्यों नहीं हम एयरबस को अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि वो ये C-295 बनाएगी, तो अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि उनको हम कहें कि आप एक असेंबली सिविल एयरलाइंस और एयरलाइनर्स के लिए भी भारत में लगाएं। इसी तरह से शिप बिल्डिंग में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक दो आए। तो बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या होता है कि उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। उनके साथ में बहुत सारे MSME हमारी जुड़ेंगी, जो उनको कंपोनेंट्स या कुछ पार्ट्स सप्लाई करेंगी। आप याद करें कि जब सुजुकी का प्लांट गुड़गांव में लगा था, उसके बाद से कितनी एक रिवोल्यूशन सी आई है ऑटो इंडस्ट्री में, कि इतने सारे पार्ट्स भारत में बनने लगे। तो वही हमें अब दोहराना होगा, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और बड़े हाईटेक प्लांट्स के लिए। और जैसा कि जन्मेजय सिन्हा बता रहे थे कि हमारी यूथफुल जो वर्कफोर्स है, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो और उनको ट्रेन करने के लिए AI/ML जो नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की जो नई तकनीक आ रही है, उसमें भी ट्रेन करने के लिए जो फ्यूचर वर्कफोर्स होगी, वो कहाँ से आएगी? वो भारत से ही आएगी। तो ये और तीसरी चीज जो उन्होंने जियोपॉलिटिक्स का जिक्र किया कि हमारे जो संबंध हैं वो हर तरह के, ईस्ट हो या वेस्ट हो, सब तरफ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो उससे भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में और कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट का माहौल पैदा करने में सहायता मिलती है। हालांकि